दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं संविधान के भाग 3 यानी मूल अधिकार, जिसे जिसे जो है कहा जाता है फंडामेंटल राइट, जिसमें कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक को रखा गया है। और संविधान के भाग 3 में जो है मूल अधिकार के अनुच्छेद 12 से 35 तक को रखा गया है। इसमें अपने यानी कि मूल अधिकार को रखा गया है और इसके बारे में डिटेल से दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 मूल अधिकार जो है ये संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में दिया गया है और उसके बारे में डिटेल से बताते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि मूल अधिकार यूएसए से लिया गया है और यह व्यक्ति को जन्म से मिलता है और यह जो है नैसर्गिक है। मूल अधिकार जो हमारा जो है ये यूएसए से लिया गया है और इसके साथ साथ ये व्यक्ति को जो है जन्म से ही मिलता है और ये अतः ये जो है नैसर्गिक है, यानी सभी को मिलता है। और इसका अस्थायी प्रतिबंध जो है ये संसद करता है और अस्थायी निलंबित जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। निलंबित नहीं होगा, ये अनुच्छेद 20 और 21 में कहा गया है। और मूल अधिकार का रक्षक जो है ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता है, जिसे एससी और एचसी कहा जाता है शॉर्ट में, ये रखा गया। और ये मूल अधिकार जो है ये 6 प्रकार के मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और हटाया गया जो है संपत्ति का अधिकार जो है इसे हटा दिया गया है अभी वर्तमान में। और आप लोग बता देते हैं पहला जो है यह है समानता का अधिकार, जिसमें कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में जो है समानता का अधिकार बताया गया है। और अनुच्छेद जो है 19 से लेकर के 22 तक में जो है स्वतंत्रता का अधिकार को बताया गया है। और इसके बाद जो है अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 तक में जो है इस शोषण के विरुद्ध जो कार्य किया गया है उसके बारे में बताया गया है इसमें। और अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक का जो है इसमें जो है धार्मिक के बारे में बताया गया है। और इसके बाद जो है अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 तक में संस्कृति के बारे में बताया गया है, यानी कि किसी का भी संस्कृति क्या है इसके बारे में बताया गया है, वो क्या सब कर सकते हैं। इसके बाद जो अनुच्छेद 31 में संपत्ति के बारे में बताया गया है, जिसे कि अब जो है इसे हटा दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। और अनुच्छेद 32 में जो है ये उपचार के बारे में बताया गया है, मूल अधिकार का उपचार के बारे में। अब जानते हैं डिटेल से कि मूल अधिकार के बारे में अनुच्छेद 12 से लेकर के, तो लास्ट तक बने रहें और सभी वीडियो के इसके सभी भाग को जरूर देखें। तो यहाँ पर दिया गया है अनुच्छेद 12 में जो है दिया गया है मूल अधिकार की परिभाषा। अगर पूछा जाए कि मूल अधिकार की परिभाषा किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये जो अनुच्छेद 12 में दिया गया है मूल अधिकार की परिभाषा। और अनुच्छेद 13 में जो है ये दिया गया है कि यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। ये अल्पीकरण कहलाता है। यदि विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून मूल अधिकार से असंगत हो तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसे निरस्त कर देगा। इसका कहने का मतलब है कि यदि हमारे मूल अधिकार जो है ये किसी दूसरे मूल अधिकार को प्रभावित करता है तो हमारे मूल अधिकार पर जो है रोक भी लगाया जा सकता है और इसको जो है अल्पीकरण के द्वारा लगाया जा सकता है। और हमारे मूल अधिकार जो है ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है इसे निरस्त भी कर सकता है। और आगे देख सकते हैं अनुच्छेद 14 में जो है ये बताया गया है कि विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता बताया गया है। यह यूके की संविधान से लिया गया है और यूएसए का कानून जो है कानून का समान संरक्षण जो है ये यूएसए से लिया गया है और ये यूके से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समानता। और अनुच्छेद 15 में जो है ये दिया गया है जाति धर्म लिंग का आधार पर समानता, यानी कि जाति धर्म और लिंग के आधार पर जो है किसी को अलग नहीं किया जा सकता है, यानी सभी को जो है समान अधिकार दिया जा सकता है। यानी कि कोई भी जाति को हो धर्म के हो या कोई भी लिंग के हो उसको समान अधिकार मिलना चाहिए। ये अनुच्छेद जो है 15 में बताया गया है। और अनुच्छेद 15 के 3 में जो है ये बताया गया है कि महिलाओं और बच्चों के लिए जो है विशेष उपबंध का निर्माण किया जा सकता है। महिलाओं और बच्चों के लिए जो है विशेष उपबंध का निर्माण किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 15 के 3 में बताया गया है। और अनुच्छेद 15 के जो है 4 में जो है ये बताया गया है कि सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान है। सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े वर्ग के लिए जो है विशेष प्रावधान है, ये अनुच्छेद 15 के 4 में बताया गया है। और इसके बाद जो है अनुच्छेद 16 को देख सकते हैं कि अनुच्छेद 16 में जो है ये बताया गया है कि लोक नियोजन यानी नौकरी जो है जिसे कहा जाता है लोक नियोजन, इसकी समानता है, यानी सभी को जो है समान अधिकार है इस पे नौकरी पे। और अनुच्छेद 16 के 4 में जो है ये बताया गया है समान प्रतिनिधित्व के लिए राज्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान कर सकता है, यानी कि सभी के लिए जो है प्रतिनिधि यानी सभी के प्रतिनिधित्व के लिए जो है राज्य जो है कोई भी वो वर्ग के यानी पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान कर सकता है। ये अनुच्छेद 16 के 4 में कहा गया है। और अनुच्छेद 17 में जो है ये कहा गया है अस्पृश्यता के बारे में, यानी कि अस्पृश्यता का अंत का, यानी कि छुआछूत के बारे में, यानी छुआछूत का अधिकार किसी को नहीं दिया जाता है, यानी सभी को जो है समान अधिकार है, छुआछूत करने का अधिकार नहीं है। ये अनुच्छेद 17 में बताया गया। और अनुच्छेद 18 में जो है कहा गया है कि उपाधि का अंत जो है ये अनुच्छेद 18 में दिया गया है। और अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है ये देख सकते हैं। अनुच्छेद 19 में जो है ये दिया गया है
कि अभिव्यक्ति, वाक स्वतंत्रता, सभा प्रदर्शन, संघ संगठन, मुक्त विचरण, निवास आजीविका का अधिकार। वाक स्वतंत्रता में ये प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। झंडा निजी घरों पर भी फहराने का अधिकार। तो इसमें जो अनुच्छेद 19 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है कि अभिव्यक्ति की और वाक स्वतंत्रता, संप्रदाय, संघ संगठन और मुक्त विचरण, यानी ये सब करने का अधिकार है। यानी अभिव्यक्ति किसी के साथ बात करने का अधिकार है, कहीं कुछ भी बोलने का अधिकार है, और संगठन करने का अधिकार है, संघ बनाने का अधिकार है। मुक्त विचरण में कहीं पे निवास करने का अधिकार है, यानी कि कहीं पे आजीविका करने का अधिकार है। वाक स्वतंत्रता में ही, वाक यानी बोलने की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता भी है, प्रेस यानी मीडिया की स्वतंत्रता ये भी है, और झंडा की स्वतंत्रता यानी कि कोई भी अपने घर पे जो है कोई भी झंडा फहरा सकता है, ये उसको जो है अधिकार है। और निजी घरों पर भी झंडा फहराने का अधिकार है। ये स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि अनुच्छेद 19 में ये सब दिया गया है सभी। और अनुच्छेद 20 में जो है ये दिया गया है एक अपराध की एक सजा। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत जो है कोई अगर एक व्यक्ति अगर कोई एक अपराध करता है तो उसको एक ही सजा मिलेगा, ये अनुच्छेद 20 में दिया गया। और अनुच्छेद 21 जो है इसमें दिया गया है प्राणदेहिक निजता का अधिकार। प्राणदेहिक निजता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 21 में रखा गया। अनुच्छेद 21A में जो है ये दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे जो है इसको शिक्षा का अधिकार है, जो कि ये अनुच्छेद 21 के ए में दिया गया है। और ये अधिकार जो है सरकारी तरफ से दिया जाता है, जो कि कक्षा यानी कि 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को दिया जाता है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को ये अधिकार है। और अनुच्छेद 21 के तहत जो है स्वेच्छा से विवाह करने एवं विदेश भ्रमण करने का अधिकार प्राप्त होता है, और साथ ही निजता का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय में ने मौलिक अधिकार माना है इसे जो है अनुच्छेद 21 के ए को जो है। तो इन सभी अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के ए में दिया गया है। और अनुच्छेद 22 में जो है क्या दिया गया देख सकते हैं कि गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण जो है ये अनुच्छेद 22 में दिया गया है, और इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है जो गिरफ्तारी से संरक्षण की रक्षा करते हैं। गिरफ्तारी कोई भी वारंट जो आती है उसकी से रक्षा जो करती है, इस प्रकार इस पर जो है 3 जो है संरक्षण रक्षा करती है, जो अनुच्छेद 22 में दिया गया है गिरफ्तारी से संरक्षण। पहला क्या है देख सकते हैं, तीनों के बारे में डिटेल से बताते हैं। पहला अधिकार क्या है देख सकते हैं। पहला है व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट बताना होता है। तो अगर कोई भी पुलिस जो है वारंट के बिना जो है गिरफ्तार करते हैं तो ये उसका गलत किया जाता है उसके साथ। अगर ये कहा गया है संविधान के अनुच्छेद 21 के ए में जो है ये कहा गया है, अनुच्छेद 22 में जो है कहा गया है कि व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले जो है उसको वारंट दिखाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो है ये कहा गया है, इसी में दूसरा पॉइंट कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में सहशरीर प्रस्तुत किया जाता है, और इस 24 घंटे में यातायात तथा अवकाश का समय नहीं गिना जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति को कोई गिरफ्तार किया जाता है पुलिस के द्वारा तो उसको जो है 24 घंटे के अंदर में जो है न्यायालय में पेश करना यानी प्रस्तुत करना पड़ता है उसको। अगर नहीं करता है तो उसका जवाब जो है वो देना पड़ेगा उसको जो है न्यायालय में। तो इस तरह से जो है 24 घंटे के अंदर में जो है कोई भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर में न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ता है। और इसके साथ साथ जो है उसमें यातायात का समय और अवकाश का समय जो है नहीं गिना जाता। इसके बाद जो है तीसरा मुख्य बिंदु है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है। कोई भी अगर व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसको जो है अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार भी इसी में दिया गया है अनुच्छेद 22 में। इसके बाद देख सकते हैं और बताते हैं कि निवारक विरोध अधिनियम। निवारक विरोध अधिनियम जो है ये क्या है, जिसे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर भी कहा जाता है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 22 की 4 में है, यानी कि अनुच्छेद 22 की IV में है। और इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि अपराध करने से रोकना है। और इस कानून के तहत जो है पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 महीने तक गिरफ्तार या नजरबंद कर सकती है। तो अनुच्छेद 22 में जो है अनुच्छेद 22 के 4 में जो है ये कहा गया है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के अनुसार कि अगर पुलिस को किसी पे शक होता है तो उसको जो है बिना वारंट के जो है उसे गिरफ्तार कर सकता है, और 3 महीने तक जो अधिकतम उसे गिरफ्तार करके रख सकते हैं, यानी नजरबंद करके। अब नजरबंद क्या है इसके बारे में जान लीजिए। नजरबंद का कहने का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को जब समाज से मिलने नहीं दिया जाता है तो उसे नजरबंद कहते हैं। और नजरबंद जो है होटल होता है, आवास या जेल कहीं भी हो सकता है। नजरबंद का मतलब समझ गए, जिसको गिरफ्तार किया जाएगा उसको जो है समाज के किसी व्यक्ति से मिलने नहीं दिया जाता है, या तो
होटल में भी रख सकता है नज़रबंद करके, या आवास में भी रख सकता है, या जेल में भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है नज़रबंद। इसके बाद देख सकते हैं कि भारत में प्रमुख निवारक विरोध अधिनियम जो है ये सब है। निवारक विरोध अधिनियम 1950 के तहत कहा गया कि यह भारत का पहला निवारक निरोध अधिनियम है जो 31 दिसंबर 1972 से समाप्त कर दिया गया है इसे। इसके बाद देख सकते हैं MISA, ये क्या है? MISA क्या है? इसे जो 1971 में लाया गया, किंतु इसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ, जिस कारण से जो 1878 में इसे भी समाप्त कर दिया गया MISA को। इसके बाद जो लाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इसे शॉर्ट में रासू का कहा जाता है, NSA जिसे कहा जाता है। इसे 1980 में लाया गया और यह अभी तक लागू है। यह वर्तमान में सबसे कठोर अधिनियम है NSA। ये जो है उस व्यक्ति पर लगाया जाता है जिससे जो है देश को कोई खतरा होता है, अनुभव होता है कि इससे खतरा होने वाला है, उस पर लगाया जाता है। इसके बाद है TADA, यानी TADA ये क्या है? इसे 1985 में लाया गया और आतंकवादी के विरुद्ध इसे लाया जाता है, और दुरुपयोग होने के कारण 23 मई 1995 में इसे भी समाप्त कर दिया गया TADA को। और इसके बाद आया POTA, ये क्या? यह भी आतंकवादी पर लगाया जाता है। इसे 2001 में प्रारंभ किया था और तथा 2004 में इसे भी जो है समाप्त कर दिया गया। और अनुच्छेद 23 में जो है ये दिया गया है कि बलात्, श्रम, बेगारी पर प्रतिबंध, यानी बलात् और श्रम बेगारी पर प्रतिबंध इस पर लगाया जाता है, यानी बलात् और श्रम बेगारी पर जो प्रतिबंध लगाना अनुच्छेद 23 में दिया गया है। तो अनुच्छेद 24 में दिया गया है, देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में दिया गया है कि 14 वर्ष से कम बच्चा का खतरनाक काम नहीं, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो बच्चे हैं और उसका एज जो है 14 वर्ष से कम का है, तो उसको जो है कोई भी ऐसा काम में नहीं दे सकते हैं आप लोग कि उसको मजदूरी के लिए काम में नहीं दे सकते हैं। ये अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को जो है अनुच्छेद के अंतर्गत काम नहीं करा सकते हैं। फिर जो इसी के साथ साथ जो है अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण, धार्मिक स्वतंत्रता, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 25 कहता है, यानी इतना महत्वपूर्ण है ये भी, ये कहता है कि अभी अंतःकरण कोई भी आप कर सकते हैं, और धार्मिक स्वतंत्रता है आपको, आप अपने धर्म के अनुसार जो जिस धर्म में जो चीज़ किया जाता है उसको आपको करने की स्वतंत्रता है, और सिख को जो है कृपाण धारण करने की अधिकार है। ये सब जो है अधिकार दिया गया है। कोई भी धर्म हो, चाहे जो भी धर्म हो, उसको जो अपने अधिकार जो है मिला है, उसको अपने धर्म के अनुसार काम करने के, जो उसके धर्म में काम किया जाता है, जिस तरह से कपड़े का पहना होता है, जिस तरह से उसका संस्कार होता है, वो सब कर सकते हैं अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। इसके बाद अनुच्छेद 26 आता है। अनुच्छेद 26 में दिया गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता, कोई भी धार्मिक कार्य अगर करते हैं उस पर जो है प्रतिबंध की स्वतंत्रता है। आप लोगों को जो है कोई भी उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, आप लोगों की स्वतंत्रता है। अगर आप कोई भी धर्म से आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म से आते हैं, तो उस धर्म के अनुसार जो भी कार्य आप लोगों को किया जाता है वो कार्य करने की स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 26 के अनुसार ये कहा जाता है। इसी के साथ साथ जो है अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक कार्य के दान दिए गए धन पर टैक्स नहीं लगता, यानी कि कोई भी धार्मिक कार्य में अगर दान दिए जाते हैं या धन, यानी कि कोई भी धार्मिक कार्य के लिए रुपए या पैसा इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं, तो उस धन पर जो है कोई भी टैक्स सरकार नहीं लगाएगी। ये अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 27 के तहत। जैसे मंदिर सब में कोई भी रुपया जो है ये जमा करते हैं, उस पर जो टैक्स नहीं लगेगा, ये जो है अनुच्छेद 27 में कहा गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 कहता है सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये कहता है कि अनुच्छेद 28 ये कहता है कि कोई भी सरकारी धन से जो चल रहे संस्थान उसमें जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे कोई भी सरकारी स्कूल जो होता है उसमें जो है धार्मिक शिक्षा नहीं प्रदान की जाती है, धर्म के बारे में शिक्षा नहीं प्रदान की जाती है। उसमें जो है यानी कि ये नहीं बताया जाता है कि किस धर्म, यानी कि सभी जो धर्म जो है इसके लिए अलग अलग की शिक्षा नहीं दी जाती है। सभी को जो है समान अधिकार और समान शिक्षा दिया जाता है धर्म के अनुसार जो है ये अनुच्छेद 28 कहता है। तो इसलिए जो है कोई भी सरकारी स्कूल जो होता है उसमें किताबों का ज्ञान दिया जाता है, किसी भी धर्म के अलग अलग ज्ञान नहीं दिए जाते हैं। ये अनुच्छेद 28 के अंतर्गत कहा गया है। इसी के बाद जो है आता है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 क्या कहता है ये देख सकते हैं। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक की रक्षा, शिक्षा, संस्कृति, ये जो है अनुच्छेद 29 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यक की, यानी कि अल्पसंख्यक जाति जो है इसकी रक्षा करना दिया गया है, और शिक्षा भी और संस्कृति भी, तीनों चीज जो है अनुच्छेद 29 के तहत ये अधिकार दिया गया है।
और अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग को धार्मिक शिक्षण संस्थान एवं उसका प्रशासन पर नियंत्रण, यानी कोई भी जो अल्पसंख्यक वर्ग है तो उसको धार्मिक शिक्षण पर और संस्थान पर जो उसका प्रशासन पर नियंत्रण रहेगा, ये अनुच्छेद 30 कहता है। और अनुच्छेद 31 कहता है कि संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार हो गया है, यानी कि संपत्ति का अधिकार जो है इसे खत्म करके अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो अनुच्छेद 300 के क में दिया गया है। अनुच्छेद देख सकते हैं अनुच्छेद 19 के जो है यानी कि आई में दिया गया है, अनुच्छेद 19 के 6 में जो है अर्जित संपत्ति की चर्चा है, जबकि 31 में जो है पैतृक संपत्ति की चर्चा है। अनुच्छेद 19 के 4 में भी चर्चा किया गया संपत्ति का और 31 में भी, लेकिन 19 के 4 में जो है 19 के 6 में जो है ये अर्जित संपत्ति की चर्चा किया गया है और 31 के जो अनुच्छेद 31 में जो है ये पैतृक संपत्ति की चर्चा किया गया है। इसके बाद आप लोग बता देते हैं आगे जो है इसमें मूल अधिकार को हम जो है किस तरह से कर सकते हैं। मूल अधिकार को हमसे सरकार या जनता कोई छीन नहीं सकता है, जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती किंतु सरकार छीन सकती है। इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया है। तो हमारे जो मूल अधिकार जितने भी हैं तो हमसे जो है सरकार या कोई भी नहीं छीन सकता है, लेकिन जब अगर कानूनी अधिकार जो रहता है उसको जो है जनता नहीं छीन सकते हमसे, लेकिन जो है सरकार उसको छीन सकते हैं। इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया, यानी कि हमारी कहीं पे अगर ज़मीन रहता है उसको अगर सरकार चाहे कुछ वहाँ पे बनाना तो उसको जो है ले सकता है और उसके द्वारा जो है हमें घर बनाने के लिए दूसरा ज़मीन दे सकता है, जिससे कि भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया है। और इसके बाद जो है अनुच्छेद 32 क्या कहता है देख सकते हैं। अनुच्छेद 32 कहता है कि संवैधानिक उपचार, यानी कि संविधान की आत्मा कहा जाता है अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचार को। और ये 5 प्रकार के रीट हैं। 5 प्रकार के रीट क्या सब है देख सकते हैं। 5 प्रकार के रीट हैं कि बंदी प्रत्याशी, यानी कि प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसमें कि 24 घंटे में न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए है। दूसरा है परमादेश, यानी कि परम आदेश, ये लापरवाह अधिकारी पर होता है। और तीसरा है अधिकार परीक्ष, यानी कि आपका क्या प्राधिकार है ये दिया गया है 3 में। और चौथा है प्रतिषेध, यानी कि न्यायालय की कार्यवाही को रोकना, ये कहलाता है प्रतिषेध। और जो है 5वां है उत्प्रेषण, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय की अधिकारिता पर नियंत्रण, ये उत्प्रेषण कहलाता है। इसके बाद जो है और आगे देख सकते हैं दिया गया है 5 प्रकार के रीट में कि अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा जो अम्बेडकर जो है जो संविधान का जनक कहा जाता है, जिसे ये संविधान के अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा कहा था। और ये कहा था कि किस भाग को संविधान की हृदय एवं आत्मा कहते हैं, तो ये प्रस्तावना को, अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस भाग को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा जाता है तो ये प्रस्तावना को कहा जाता है। और ये 5 प्रकार के रीट को अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है, तो इनका हाई कोर्ट जो है ये भी जारी कर सकता है 226 अनुच्छेद के तहत ये 5 प्रकार के रीट को सकते हैं। अनुच्छेद 33 में राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में जो है यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अगर हमारे देश के लिए अगर कोई खतरा होता है राष्ट्र के लिए तो उसकी सुरक्षा के लिए जो है संसद को और सेना को, मीडिया को तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को जो है सीमित कर सकता है, यानी सरकार जो है ये रोक सकती है। ये अनुच्छेद 33 के तहत कहा गया है। और अनुच्छेद 34 में जो है ये कहा गया कि भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है। सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं। सबसे कठोर मार्शल लॉ AFSPA है जिसे कहा जाता है। तो इसमें जो है अनुच्छेद जो है 34 के तहत जो है भारत के किसी भी क्षेत्र में जो सेना को कानून लागू किया जा सकता है, सेना का कानून जैसे कि मार्शल लॉ कहा था ये लागू किया जा सकता है। और ये जो है सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल भी कहते हैं। सबसे कठोर मार्शल लॉ कहा जाता है इसे AFSPA को, ये जो है। और इसके बाद जो अनुच्छेद 35 जो अनुच्छेद लास्ट अनुच्छेद है भाग 3 के अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार के लागू होने की विधि की चर्चा, ये अनुच्छेद 35 में किया गया। अनुच्छेद 35 में जो है भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार के लागू होने की विधि की चर्चा किया गया है। अब आगे इससे देख सकते हैं, इसी का आगे जो है यहाँ दिया गया है कि मूल अधिकार को जो है 7 श्रेणियों में बांटा गया था और किंतु वर्तमान में अभी 6 है। मूल अधिकार को 7 श्रेणियों में बांटा गया था लेकिन वर्तमान में जो है 6 है। अब आप लोगों को दिखा देते हैं वो 6 कौन सा है, यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिए, आप लोगों के लिए मोस्ट वीडियो है सभी। यहाँ से दिया गया है देख सकते हैं कौन सा है।
फर्स्ट है देख सकते हैं समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में जो है आप लोग याद कीजिए, ये जितने भी अगर सभी वीडियो को देख लिए हैं तो ठीक है, सभी वीडियो को देखने के बाद और अच्छे से समझ में आएगा कि अनुच्छेद 1 से यानी कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में जो है समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में जो है ये स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है, और अनुच्छेद 27 से लेकर के 24 तक में जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में की चर्चा किया गया है, और अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक में जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है, और अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 तक में जो है ये शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार पर चर्चा किया गया है, और अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार पर चर्चा किया गया है, और सातवां जो है ये है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में किया गया है, जिसे भी जो है निरस्त कर दिया गया है। और देख सकते हैं कि अनुच्छेद 15, 16, 19 से 29 केवल जो है ये भारतीयों को मिलता है, यानी भारतीयों को केवल मिलता है, और इसे जो हड़ताल करना तथा चक्का जाम करना मूल अधिकार नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी कार्य के लिए चक्का जाम करने लगता है, हड़ताल करने लगता है, वो करता है, ये सब जो है कोई भी मूल अधिकार नहीं है हम लोगों का, क्योंकि इससे अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकार का हनन हो जाता है, यानी कि कोई व्यक्ति का मूल अधिकार जो है उसका हनन होता है इससे। और अगला है अस्थायी आवास तथा अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार नहीं है ये, और वोट डालने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। वोट जो हम लोग डालते हैं वो राजनीतिक अधिकार है, हमारा मूल अधिकार वो नहीं है, और मूल अधिकार को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति निलंबित करते हैं, तो हमारा मूल अधिकार जो है इसको जो है राष्ट्रपति कुछ समय के लिए निलंबित भी कर सकता है। आगे आप लोगों को बता देते हैं, देख सकते हैं कि मूल अधिकार को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित संसद करती है। हमारे अधिकार जो मूल अधिकार जो इसे जो है संसद जो है आर्थिक रूप से जो है यानी अस्थायी रूप से ही प्रतिबंधित करती है, और मूल अधिकार का रक्षक जो है ये सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत होता है, और अनुच्छेद 226 के तहत जो है हाई कोर्ट होता है, यानी कि मूल अधिकार हमारा जो है इसका रक्षा जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत करता है, और हाई कोर्ट जो है ये अनुच्छेद 226 के तहत करता है। और अनुच्छेद 358 में जो है ये विदेशी आक्रमण के आधार पर आपातकाल लागू किया गया हो तो अनुच्छेद 19 का मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है। अगर अनुच्छेद 358 के तहत विदेशी आक्रमण पर जो है ये आपातकाल लागू किया जाता है तो हमारा अनुच्छेद 19 जो मौलिक अधिकार है वो अपने आप स्वतः निलंबित हो जाएगा। तो यहाँ दिया गया है, देख सकते हैं। भाग 4 से जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए पहले, फिर आगे की अनुच्छेद 36 से कवर करते हैं। इसे जो है आयरलैंड से लिया गया है, यानी भाग 4 का नीति निर्देशक तत्व जो है इसे आयरलैंड से लिया गया है, और यह शासन व्यवस्था के लिए अनिवार्य है नीति निर्देशक तत्व, और यह न्यायालय द्वारा जो है प्रवर्तनीय नहीं है अनुच्छेद 37 के तहत, और यह न्यायालय में वाद योग नहीं है, यह जो न्यायालय में जो है ये वाद योग नहीं है, और इसके साथ साथ यह कल्याणकारी तथा आर्थिक लोकतंत्र के लिए है अनुच्छेद 38 के तहत। और के.टी. शाह ने कहा है कि यह उस चेक के समान है जिस पर भुगतान बैंक अपनी इच्छा से करता है, यानी कि के.टी. शाह ने कहा था कि यह जो है नीति निर्देशक तत्व जो है ये वह कल्याणकारी यानी कि यह जो है वह चेक है जो समान है जिस पर भुगतान जो है बैंक अपनी इच्छा से करता है। इस चेक पर जो है ये वह नीति निर्देशक तत्व जो है ये चेक है, ये कहा था। आगे देख सकते हैं अनुच्छेद 37 में कहा गया है यह सरकार की इच्छा शक्ति एवं आर्थिक संसाधन पर निर्भर करता है, इसे न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं की जा सकती है। तो अनुच्छेद जो है 37 के तहत कहा जाता है नीति निर्देशक तत्व जो है इसके बारे में कहा गया है कि यह सरकार की इच्छा शक्ति एवं आर्थिक संसाधन पर निर्भर करता है नीति निर्देशक तत्व, और इसे जो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं किया जा सकता है। तो इसके बाद अनुच्छेद 38 कहता है राज्य सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्यायालय को लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रभावी बनाए। तो अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य सामाजिक जो है और आर्थिक और राजनीतिक जो है और न्यायालय यानी न्याय को जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रभावी बनाने के लिए ये कहा गया है अनुच्छेद 38 के तहत। और अनुच्छेद 39 कहता है कि स्त्री पुरुष को समान वेतन यानी कि स्त्री और पुरुष को जो है समान वेतन मिलने चाहिए, यानी कि दोनों को जो बराबर वेतन मिलना चाहिए अगर कोई भी कार्य करता है। तो ये अनुच्छेद 39 कहता है, और इसी में कहा गया है देख सकते हैं कि राज्य स्त्री एवं पुरुष को समान रूप से जीविका का साधन प्राप्त करने का अधिकार दे, और राज्य आय एवं संपत्ति का असमान विवरण को कम करने का प्रयास करें। यानी कि ये कहा गया है कि अनुच्छेद 38 में जो है कि राज्य स्त्री एवं पुरुष को जो है समान रूप से जीविका का साधन प्राप्त करने का अधिकार, यानी कि कोई भी जीवन जीने के लिए जो है अधिकार जो मिलता है उसका जो है समान अधिकार दिया जाए स्त्री एवं पुरुष को, और इसके साथ साथ जो है राज्य एवं संपत्ति का जो है असमान विवरण को कम करने का प्रयास करें। इसके बाद जो है अनुच्छेद 39 का अनुच्छेद 39 के क में कहा गया है कि निःशुल्क
विधि सहायता यानी कि निःशुल्क कोई भी विधि सहायता जो है निःशुल्क किया जाएगा, ये अनुच्छेद 39 कहता है। और अनुच्छेद 40 में जो है इसमें पंचायत के बारे में चर्चा किया गया है। पंचायत के बारे में जितने भी चीज क्वेश्चन यानी आते हैं पंचायत से संबंधित, वो अनुच्छेद 40 के तहत कहा गया। और अनुच्छेद 41 में कहा गया कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता यानी कि कुछ दशा जो होता है उसमें सरकारी सहायता भी किया जाएगा, जिसमें कि अनुच्छेद 41 के आधार पर ही मनरेगा और अन्य रोजगार योजना एवं वृद्धा विधवा एवं विकलांग पेंशन उपलब्ध कराया जाता है। कोई भी व्यक्ति को जो है वृद्धा पेंशन जो मिलता है ये अनुच्छेद 41 के अनुसार ही मिलता है, जो दिया गया है कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता ये सरकार जो है सहायता करती है। और विकलांग पेंशन भी मिलता है इसी के अनुसार अनुच्छेद 41 के अनुसार, और विधवा पेंशन भी अनुच्छेद 41 के अनुसार मिलता है। और रोजगार जो है मनरेगा कार्ड जो होता है और कोई भी रोजगार जो होता है ये सब अनुच्छेद 41 के तहत मिलता है, सरकार सेवा करती है। अनुच्छेद 42 के अंतर्गत कहा गया है, देख सकते हैं कि प्रसूति सहायक यानी प्रसूति सहायक जो अनुच्छेद 42 के तहत दिया जाएगा, ये कहा गया है इसमें। और इसके बाद जो है आगे देख सकते दिया गया है अनुच्छेद 43 जो है अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि राज्य कुटीर उद्योग एवं श्रमिक को संरक्षण दे, यानी कि राज्य जो है ये कुटीर उद्योग और श्रमिक जो होता है इसको संरक्षण देने के लिए जो है ये अनुच्छेद 43 में कहा गया है। और इसके साथ अनुच्छेद 44 कहता है कि समान सिविल संहिता, कोई भी जो है सिविल संहिता जो है उसमें समान सिविल संहिता होना चाहिए, अनुच्छेद 44 कहता है। और यह जो है गोवा को छोड़कर किसी भी राज्य में लागू नहीं है अभी तक में जो है ये समान सिविल संहिता जो है ये गोवा में ही सिर्फ लागू है और इसको छोड़ करके जो अभी किसी भी राज्य में लागू नहीं है। और अनुच्छेद 45 कहता है कि राज्य 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे के कल्याण के लिए कार्य करे, यानी कि कोई भी राज्य जो है इसको कहा जाता है अनुच्छेद 45 के तहत अगर वो बच्चे 0 से 6 वर्ष के अंतर्गत आते हैं उसको जो है कल्याण के लिए कार्य करे सरकार, ये करने के लिए सरकार को करने के लिए कार्य कहा गया है। और अनुच्छेद 46 कहता है कि SC ST की सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक पिछड़ापन को दूर करने के लिए कार्य करे, यानी कि SC ST जो होता है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन जो है इसको दूर करने के लिए कार्य करे, ये अनुच्छेद 46 के अंतर्गत कहा गया है सरकार। इसके बाद जो अनुच्छेद 47 दिया गया है, देख सकते हैं कि अनुच्छेद 47 कहता है कि शराब पर प्रतिबंध जो है यानी शराब पर जो रोक लगाया जाता है अनुच्छेद 47 के तहत हर राज्य नागरिकों को पोषाहार एवं चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराए। इसके आधार पर ही 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम पास किया गया था और ये जो है ये अनुच्छेद 47 के तहत शराब पर प्रतिबंध लगाया जाता है जो भी बिहार में वर्तमान में लगा है। और अनुच्छेद 48 कहता है कि कृषि पशुपालन पशु हत्या पर प्रतिबंध, यानी कृषि पशुपालन जो है और यानी कि पशु हत्या पर प्रतिबंध जो है ये अनुच्छेद 48 के तहत लगाया जाता है। और अनुच्छेद 48 के ए में कहा गया है कि राज्य प्राकृतिक पर्यावरण एवं वातावरण के सुरक्षित रखने का कार्य करे। किसी भी राज्य को जो है ये सरकार कहती है कि ये प्राकृतिक पर्यावरण और वातावरण जो होता है इसको सुरक्षित रखने के लिए कार्य करिए, अनुच्छेद 48 के ए में कहा गया है। और अनुच्छेद 49 के तहत कहा गया है कि राष्ट्रीय स्मारक की सुरक्षा, कोई भी राष्ट्रीय स्मारक है जो उसको सुरक्षा करना चाहिए, अनुच्छेद 49 के तहत कहा गया है। जैसे महात्मा गांधी का राष्ट्रीय स्मारक है या भगत सिंह का राष्ट्रीय स्मारक है, इस चीज़ को जो है सुरक्षा करने के लिए कहा गया है। अब आगे आप लोगों को बता देते हैं, देख सकते हैं अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि राष्ट्रीय स्मारक की सुरक्षा करें। और इसके बाद जो अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका न्यायपालिका, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसके बारे में जो अनुच्छेद 50 में चर्चा किया गया। और अनुच्छेद 51 में जो है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में चर्चा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में जो है ये अनुच्छेद 51 में चर्चा किया गया है। फिर आगे दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है। तो मूल अधिकार इस में देख सकते हो, नीति निर्देशक तत्व में हम दिया गया है कि मूल अधिकार को जो है इसे USA से लिया गया है और नीति निर्देशक तत्व को जो है ये आयरलैंड से लिया गया है। मूल अधिकार में भाग 3 में रखा गया है मूल अधिकार को, और नीति निर्देशक तत्व को जो है भाग 4 में रखा गया है। यह मूल अधिकार जो है यह नैसर्गिक अधिकार है जो तथा ये जन्म से ही मिल जाता है, और ये जो है नीति निर्देशक तत्व जो है ये नैसर्गिक नहीं होता है, ये सरकार इसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। इसके बाद आगे के देख सकते हैं दिया गया है, आगे दिया गया है देख सकते हैं कि यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय तथा वाद योग्य है। मूल अधिकार जो है नीति निर्देशक तत्व जो है यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय तथा वाद योग्य नहीं है। और मूल अधिकार सरकार की शक्तियों को घटा देता है अर्थात ऋणात्मक है, और नीति निर्देशक तत्व जो है ये सरकार के अधिकार को बढ़ा देता है, ये धनात्मक होता है। और मूल अधिकार ये पीछे कानूनी मान्यता है, इसके पीछे कानूनी मान्यता है, और नीति निर्देशक तत्व के जो है पीछे राजनीतिक मान्यता है।
मूल अधिकार के पीछे जो है कानूनी अधिकार है, यानी कानूनी मान्यता है। नीति निर्देशक में जो है राजनीतिक मान्यता है। इसके बाद आगे देख सकते हैं दिया गया है यहाँ पे कि जो है मूल अधिकार को निलंबित, मूल अधिकार निलंबित नहीं हो सकता है, और नीति निर्देशक जो है ये निलंबित, ये यानी कि यह निलंबित नहीं हो सकता, लेकिन मूल अधिकार जो है यह निलंबित, मूल अधिकार निलंबित हो सकता है, लेकिन नीति निर्देशक निलंबित नहीं हो सकता है। और मूल अधिकार जो है यह व्यक्ति के भलाई के लिए है, लेकिन नीति निर्देशक जो है यह समाज के भलाई के लिए है। अब भाग 4 के जो है अनुच्छेद, यानी भाग 4 में जो है क जो है बीच में जो मूल कर्तव्य जो अनुच्छेद 51 में कहा गया है, अनुच्छेद 51 के क में ये देख सकते हैं दिया गया है यहाँ पे, इसमें दिया गया है देख सकते हैं कि प्रारंभ में मूल कर्तव्य जो है ये 0 था, और 42वां संशोधन 1976 में किया गया। इसके बाद जो है 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, और उसके बाद 86वां संशोधन 2002 में किया गया, और इसके बाद जो है एक अभिभावक बच्चों की शिक्षा दिया गया। इसके बाद आगे दिखा देते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आगे हम देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, और आगे के क्वेश्चन वहाँ से जो कि यहाँ पर मूल कर्तव्य कैसा है। हमारा मूल कर्तव्य जो ये दिया गया है, पहला है संविधान, राष्ट्रगान, ध्वज का सम्मान करना। ये संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना और राष्ट्रीय ध्वज जो इसका भी सम्मान करना, ये हमारा मूल कर्तव्य है। और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहना, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए काम करना, हमेशा सदैव खड़ा रहना, ये हमारा मूल कर्तव्य है। और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता का सुरक्षित करना, हमारे राष्ट्र में जो एकता और अखंडता को सुरक्षित करना, ये हमारा मूल कर्तव्य है। और इसके साथ साथ जो है राष्ट्र निर्माण के लिए उच्च आदर्श, यानी कि हमारे राष्ट्रीय निर्माण के लिए जो है ये उच्च आदर्श यानी सोचना, कार्य करना, ये हमारा मूल कर्तव्य है। और पांचवा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, अपने यानी सब जो भी संपत्ति सार्वजनिक है सभी के लिए उसकी सुरक्षा करना, ना कि उसको जो है सुरक्षा नहीं करना, ये नहीं, आप लोगों को जो है उसको भी सुरक्षा करना है। और अनुच्छेद जो है यानी इसमें जो है मूल कर्तव्य हमारा 6 जो है ये कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करनी, प्राकृतिक पर्यावरण जो है उसकी भी सुरक्षा करना। और व्यक्तिगत एवं सामूहिक उन्नति, ये जो है हमारा जो है ये मूल कर्तव्य है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक उन्नति करना, ये हमारा भी मूल कर्तव्य है। आगे भी देख सकते हैं अब दिया गया है व्यक्तिगत एवं सामूहिक उन्नति, और आगे है भ्रातृत्वपूर्ण संबंध, ये हमारा भी मूल अधिकार है, यानी मूल कर्तव्य है। वैज्ञानिक एवं मानवतावादी सोच, ये हमारा मूल कर्तव्य है। और विविधतापूर्ण संस्कृति में सामंजस्य, ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। और अभिभावक अपने बच्चे को उचित शिक्षा दीक्षा का प्रबंध, ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। रिमार्क में दिया गया है कि मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है, यह दंडनीय नहीं है। हमारा मूल कर्तव्य जो है ये रूस देश से लिया गया है और ये दंडनीय नहीं है। यानी भाग 5 में दिया गया है संविधान के भाग 5 में संघ, जिसमें कि अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक को रखा गया है। और इसमें जो है टोटल राष्ट्रपति के बारे में ही बताया गया है भाग 5 में, यानी अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक का। और ये भाग 5 जो है सबसे बड़ा भाग है, अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक का अनुच्छेद इसी में कवर है, तो इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो इसको समझना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, और इससे अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस भाग से। तो यानी कि अनुच्छेद 52 से लेकर के 61 तक को आराम से याद कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रिक दिया गया है देख सकते हैं। और पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए, सभी भाग को आप लोगों को कवर कराने वाले हैं। पूरा संविधान की खान सर के PDF का नोट्स हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बताते हैं कि राष्ट्रपति शासन के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 52 में इसको याद करने का नियम है कि 52 से लेकर के 61 तक के संविधान को अनुच्छेद को, तो इसमें दिया गया है पकानी कोका दियो दशम। इसको अगर आप लोग याद रख लेते हैं तो आराम से हो जाएगा। देख सकते हैं अनुच्छेद 52 में प से दिया है, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद, और 53 में दिया है का से यानी कि कार्यपालिका का प्रधान के बारे में, और 54 में दिया है नी से निर्वाचन मंडल के बारे में, और कोका में दिया गया देख सकते हैं कि अनुच्छेद 55 में को से कोटा के बारे में, और अनुच्छेद 56 में का से कार्यकाल के बारे में। इसके बाद अनुच्छेद 57 में दिया गया है दो से दोबारा निर्वाचन के बारे में, और 58 में दिया है यो से योग्यता के बारे में, और अनुच्छेद 59 में दिया है 2 से दशा के बारे में, और तलब 100 से दिया गया है 60 में शपथ के बारे में, और अनुच्छेद 61 में जो है म से दिया है महाभियोग के बारे में। ये राष्ट्रपति के अनुच्छेद 52 से लेकर के 61 तक को यहाँ तक में इस तरह से कवर किया गया। और इसके बाद आगे की बातें बताते हैं क्या सब है अनुच्छेद के बारे में। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखें सभी क्वेश्चन को। क्वेश्चन है राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ी पर
एडविन लुटियन तथा वेकर्ड ने बनाया। तो राष्ट्रपति का पद जो है ये ब्रिटेन से लिया गया और राष्ट्रपति भवन जो है ये रायसीना की पहाड़ी पर बनाया था। एडविन लुटियन तथा वेकर्ड ने ये दोनों मिलकर के बनाया था राष्ट्रपति भवन, और राष्ट्रपति का पद जो है ये ब्रिटेन देश से लिया गया है। अनुच्छेद 52 में कहता है राष्ट्रपति का पद का प्रावधान के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 53 जो है ये कहता है राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, जबकि वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है, यानी पीएम होता है। राष्ट्रपति जो है ये कार्यपालिका का जो है औपचारिक प्रधान होता है, अनुच्छेद 53 में कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि वास्तविक प्रधान जो है ये प्राइम मिनिस्टर होता है, यानी पीएम होता है, प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें कि पहला है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये सब भाग लेते हैं। और मनोनीत सदस्य तथा विधान परिषद के सदस्य भाग इसमें नहीं लेते हैं, अनुच्छेद 54 में कहा गया है। और आगे क्या कहा गया है देख सकते हैं। आगे कहा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि जब सीएम यानी चीफ मिनिस्टर जो है विधान परिषद का होगा तो वह मतदान नहीं करेंगे। और 70वां संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा सदस्य को भी निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है, ये अनुच्छेद 54 में कहा गया। और अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक पद्धति द्वारा एकल संक्रमणीय प्रत्यक्ष तथा गुप्त मतदान होता है, ये राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है। आगे और बताया गया है, देख सकते हैं, ये कहा गया है कि समानुपातिक मत प्रणाली के तहत जो है एक राज्य के सभी विधायकों के मत मूल्य को एक समान करना एवं सभी सांसदों का मत जो है ये मूल्य को एक समान करना होता है, जिसके लिए निम्न सूत्र को प्रयोग में लाना होता है। तो पहला सूत्र क्या है देख सकते हैं, सूत्र के बारे में भी जानिए। यहाँ पे दिया गया है सूत्र के बारे में कि पहला सूत्र है, सूत्र ए में जो है दिया गया है कि एक विधायक का मत मूल्य बराबर होता है कि राज्य की जनसंख्या बटे में जो है राज्य विधानसभा का निर्वाचित जो होता है सदस्यों की संख्या गुना 1/100। ये जो है इसका सूत्र रहता है कि एक विधायक का मत मूल्य क्या होता है, तो राज्य में जितनी भी जनसंख्या होता है उसको ऊपर में रखना है और नीचे में जो रखना राज्यसभा यानी भागा जो देना है वो राज्य की विधानसभा का निर्वाचित सदस्य जो होता है उसकी संख्या का रखना है और गुना में 1/1000 को रखना है गुना में। तो इस तरह से ये एक सूत्र है। और दूसरा सूत्र आप लोगों को अब दिखा देते हैं। सूत्र बी में क्या दिया गया है देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है सूत्र बी में। सूत्र बी कहता है कि एक सांसद का मत मूल्य बराबर होता है, एक सांसद का मत मूल्य बराबर होता है कि सभी विधायकों के मतों का योग बटे में जो है लोकसभा एवं राज्यसभा का निर्वाचित सदस्यों की संख्या, ये होता है एक सांसद का मत मूल्य बराबर। सूत्र बी में कहता है। नोट में देख सकते दिया गया है कि यदि वेद मतों का 1/6 भाग मत नहीं मिला तो जमानत जब्त होगी। और अनुच्छेद 56 कहता है कि कार्यकाल 5 वर्ष का होता है राष्ट्रपति का, और यदि 5 वर्ष की पूर्व खाली हुआ तो कार्यवाही राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति का मुख्य न्यायाधीश आएंगी, ये अनुच्छेद 56 कहता है। और इसी में ये भी कहा गया है कि राष्ट्रपति ये जो है इसी में एक कहा गया राष्ट्रपति के खाली पद को 6 माह में भरना होता है। अगर राष्ट्रपति का किसी कारण कुछ हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो उसके पद को जो है 6 महीना तक यानी 6 महीने के अंदर में जो है उस पद पर किसी राष्ट्रपति को आना होता है, राष्ट्रपति के पद को भरना होता है। और नया राष्ट्रपति पूरे 5 वर्ष के लिए आता है, न कि बचे कार्यकाल के लिए। जो भी राष्ट्रपति उस पद पे आते हैं तो उसका भी 5 वर्ष तक का कार्यकाल आगे तक का होता है, तभी से लेकर के। और अनुच्छेद 57 का था एक ही व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पे आ गए हैं तो फिर से भी वो राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये राष्ट्रपति पद पर थे, फिर भी ये राष्ट्रपति पद पर आए थे। अनुच्छेद 58 कहता है योग्यता के बारे में, भारत के नागरिक होने की योग्यता है और 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो है भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु भी होना चाहिए, और वो जो है पागल या दिवालिया ना होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए जो राष्ट्रपति के लिए पद पर आना चाहते हैं, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए की योग्यता रखता हो, और दोष सिद्ध अपराधित न हो, यानी कि अपराधित कोई ना हो, तभी वो राष्ट्रपति पद के लिए जो है योग्य होगा। और अनुच्छेद 59 में क्या कहा गया है देख सकते हैं। अनुच्छेद 59 में है दशाएं एवं शर्त के बारे में।
लाभ के पद पर जो है ना हो। जो राष्ट्रपति पद के लिए आएंगे वो सरकारी नौकरी में जो है नहीं होना चाहिए, और यानी कि उसको जो है 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक होना चाहिए, और 15,000 रुपये जमानत राशि भी होना चाहिए। इसके साथ साथ अनुच्छेद 60 कहता है राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाया जाता है वो मुख्य न्यायाधीश उसको शपथ दिलाते हैं। और अनुच्छेद 61 में कहा गया है महाभियोग के बारे में, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी व्यक्ति जो है यानी कि किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है, और प्रारंभ करने के लिए जो है 1/4 मत की आवश्यकता होती है, और इसे पारित करने के लिए जो है 2/3 मत की आवश्यकता है। दूसरे सदन में भेजने से 14 दिन की पूर्व इसकी जो है सूचना राष्ट्रपति को दी जाती है, और यदि दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो महाभियोग पारित हो जाएगा। नोट में कहा गया है अब तक किसी पर महाभियोग नहीं लगाया गया, अभी तक में जो है किसी पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। इसके बाद आगे देख सकते हैं दिया गया है कि 2 राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान मरे, यानी कि राष्ट्रपति पद पर रहते वक्त जो है 2 राष्ट्रपति मरे थे, जिसमें से पहला का नाम आता है जाकिर हुसैन यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन, और दूसरा का नाम आता है फखरुद्दीन अली यानी फखरुद्दीन। ये दोनों जो है राष्ट्रपति पद पर ही इस दोनों का मृत्यु हो गया था। नोट में दिया गया है कि अब तक 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए हैं। अभी तक में जो है 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए हैं, जिसमें से पहला का नाम है वीवी गिरी, दूसरा का नाम है एम हिदायतुल्लाह, और तीसरा का नाम है वीडी जती। ये तीनों जो है कार्यवाहक 3 राष्ट्रपति हुए हैं ये। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या हैं, इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं न्यायिक शक्तियाँ क्या है। न्यायिक शक्तियाँ जो हैं अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमा शक्तियाँ हैं, और राष्ट्रपति क्षमा करने से पहले जो है गृह मंत्रालय की सलाह लेता है। तो राष्ट्रपति को जो है ये अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति की क्षमा शक्तियाँ हैं, और ये जो है क्षमा किसी को भी कर सकते हैं, और ये क्षमा करने से पहले जो है गृह मंत्री जो होता है उससे सलाह लेता है कि क्षमा करने के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और आगे नोट में भी दिया गया है कि राष्ट्रपति जो है सिविल कोड तथा सेना की कोड दोनों की सज़ा माफ़ कर देते हैं। तो सिविल कोड की सज़ा रहती है या सेना की कोड की सज़ा जो रहती है दोनों को राष्ट्रपति माफ़ कर देते हैं। और इसके बाद जो है सज़ा माफ़ कर देते हैं, और राज्यपाल भी सज़ा माफ़ कर सकता है, किंतु जो है फांसी एवं सेना की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता है। कोई भी सज़ा अगर व्यक्ति को दिया जाता है तो उसको जो है राज्यपाल भी माफ़ कर सकता है, लेकिन जो है इसमें जो है राज्यपाल जो है इसको फांसी की सज़ा और सेना की सज़ा माफ़ करने का अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति जो है इसे भी माफ़ कर सकता है। तो इसके बाद जो दिया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति सेना की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति जो है इस सेना की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता है। और इसके बाद देख सकते हैं सैन्य शक्ति क्या होता है। तो सैन्य शक्ति जो है ये तीनों का प्रधान होता है, अतः यह किसी देश से युद्ध विराम की घोषणा करता है। सैन्य शक्ति जो है ये कोई भी अगर देश में युद्ध होता है तो उसमें विराम की घोषणा करता है सैन्य शक्ति। इसके बाद आगे देख सकते हैं दिया गया है सैन्य शक्ति के बाद जो है राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति क्या है राष्ट्रपति का? यह भारत के राजदूत को विदेश में भेजता है तथा विदेशी राजदूत को जो है भारत में आने की अनुमति देता है, और विदेश जाने वाले मंत्री राष्ट्रपति से अनुमति लेकर जाते हैं। तो विदेश जो भी व्यक्ति जाते हैं वो राष्ट्रपति से अनुमति लेकर के जाते हैं। ये राजनीतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद बता देते हैं कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति क्या है। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति क्या है ये जान लीजिए यहाँ से आगे। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, तो पहला शक्तियाँ है राष्ट्रपति आपात जो है ये अनुच्छेद 352 के तहत जो है ये दिया गया है। जब किसी विदेशी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं। राष्ट्रपति जो अगर किसी भी देश में जो है किसी विदेशी यानी दूसरे देश से जो आक्रमण हो जाता है या कोई विद्रोह हो जाता है, सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, तो मंत्रिमंडल की सिफारिश यानी मंत्रिमंडल से जो है बात करके जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत जो है घोषणा करता है। इसके बाद दिया गया है घोषणा के 30 दिन के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन करना आवश्यक है। यदि राज्यसभा कर दिया तथा लोकसभा भंग है तो नई लोकसभा 30 दिन के भीतर अनुमोदित करेगी। इसके बाद आगे देख सकते हैं दिया गया है इसी में कि दोनों सदनों में अनुमोदन मिलने के बाद जो है आपात 6 माह तक लागू रहता है, और अनुमोदन अनंत तक काल तक बढ़ाया जा सकता है। 6 महीना करके आगे बहुत दिनों तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो है अधिकतम 6 महीना तक लगता है। फिर 6 महीना पूरा होने के बाद आगे बढ़ा सकता है 6 महीना तक, इस तरह से, और एक बार में जो है 6 महीना तक ही लगाया जाता है। फिर आगे दिया है कि राष्ट्रपति यानी कि यदि राष्ट्रपति बिना मंत्रिमंडल की सिफारिश के आपात लागू कर देता है तो इसकी चुनौती जो है ये सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है।
नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति यानी राष्ट्रीय आपात का प्रभाव क्या होता है। तो राष्ट्रीय आपात का प्रभाव देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रीय आपात का प्रभाव के बारे में, राष्ट्रीय आपात के प्रभाव के बारे में देख लीजिए। पहला दिया गया है कि लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। दूसरा दिया गया है कि देश का संघीय ढांचा जो है ये प्रभावित हो जाता है। तीसरा है अनुच्छेद 352 जब लागू रहता है तो अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाता है, जिसमें अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रता को स्थगित कर देता है। जब अनुच्छेद 352 लागू करता है राष्ट्रपति तो अनुच्छेद 358 जो ये अपने आप लागू हो जाता है उस पर, जिसमें कि ये कहा गया है कि अनुच्छेद 19 में जो है स्वतंत्रता की जो हमें आज़ादी देता है मूल अधिकार मेरा, वो अपने आप स्थगित हो जाता है जब अनुच्छेद 352 लागू किया जाता है। तो इसके बाद आगे देख सकते हैं दिया गया है कि चौथा दिया गया है अनुच्छेद 359 आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को यह अधिकार को देता है कि वो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर किसी भी मूल अधिकार को निलंबित कर सकता है। तो अगर अनुच्छेद 359 जो होता है ये राष्ट्रपति को ये आपातकाल के नहीं, अनुच्छेद 352 के तहत जब आपातकाल लगाया जाता है तो अनुच्छेद 359 जो है ये राष्ट्रपति को ये जो अधिकार देता है कि वो जो है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके, यानी अनुच्छेद 20 और 21 में जो बताया गया है हमारी मूल अधिकार जो दिया गया है इसको छोड़ करके सभी अनुच्छेद को जो है वो मूल अधिकार के नहीं कि हमारे जितनी भी और मूल अधिकार है उसको निलंबित कर सकता है राष्ट्रपति जो अनुच्छेद 359 के तहत। और पांचवा है राज्य सरकार शक्तियाँ विहीन हो जाती है। राज्य सरकार की शक्तियाँ जो ये विहीन हो जाती हैं जब आपातकाल लागू किया जाता है। तो इससे आगे भी देख सकते हैं दिया गया है कि सम्मत दिया गया है संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है, किंतु यह प्रभावी केवल 1 साल तक ही रहता है जो बनाया जाता है। नोट में अनुच्छेद 352 में पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का चर्चा हुआ है। अनुच्छेद 352 में जो है अनुच्छेद में जब लगा तो उसमें जो मंत्रिमंडल शब्द का चर्चा जो है पहली बार हुआ है। क्या हुआ है देख सकते हैं कि अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, जो कि 1962 में एक बार लगा था चीन का युद्ध के समय, और 1971 में लगा था बांग्लादेश संकट में जब आया था, और उसके बाद 1975 में लगाया गया था जब आंतरिक अशांति आया था, देश में जो है आंतरिक अशांति आया था। इसके बाद आगे जो है यहाँ पे दिया गया है, आगे को देख सकते हैं, आगे देख सकते हैं दिया गया है कि राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन, राजकीय आपात और राष्ट्रपति शासन क्या है देख सकते हैं कि यह जो है यह तब लाया जाता है राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन जब राज्य का संवैधानिक ढांचा विफल हो जाता है। और उसके बाद जो अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य संविधान के अनुरूप शासन करेगी, अर्थात जो है ये बहुमत की सरकार यानी बहुमत की सरकार जो है ये सरकार द्वारा ही शासन होगा। और अनुच्छेद 365 में ये कहा गया है कि राज्य केंद्र सरकारों के दिशा निर्देशों पर कार्य करेगी। और अनुच्छेद 355 या 365 का जो है कोई राज्य उल्लंघन करेगा तो राज्यपाल जो है ये इसकी सूचना पर मंत्रिमंडल की सिफारिश पर उस राज्य में जो है राष्ट्रपति आपात लागू कर दिया जाता है, ये कहा गया है। इसके बाद जो आगे देख सकते हैं कि कहा गया है कि राजकीय आपात का अनुमोदन जो ये 7 दिन के भीतर करना अनिवार्य है, और यदि राज्यसभा ने कर दिया तो लोकसभा अनुमोदन की पूर्व भंग है तो नई लोकसभा 30 दिन के अंदर यानी कि 30 दिन के भीतर जो है ये करेगी। और संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन मिलने के बाद जो है 6 माह तक लागू रहेगा, और 6 माह यानी 6 माह करके जैसे अधिकतम 3 महीना तक लागू किया जा सकता है। और इसके बाद जो पहली बार राजकीय आपात जो है पंजाब में लगाया गया था, जो 1951 ईस्वी में लागू हुआ था। ये राजकीय आपातकाल जो है ये लागू हुआ था। तो राजकीय आपात के बारे में बता दिए थे, और राजकीय आपात का प्रभाव क्या पड़ेगा उससे आगे यहाँ से बताते हैं। तो राजकीय आपात का प्रभाव जो है ये राज्य की पहला है राज्य की सारी कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल के हाथ में चली जाती हैं जब राजकीय आपात का लगाया जाता है। तो इसके बाद जो दूसरा है मुख्यमंत्री शक्ति विहीन हो जाता है, मुख्यमंत्री के पास कोई शक्ति नहीं रहता है तभी। और तीसरा है कि राज्य की विधायी शक्तियाँ संसद के पास चली जाती है, राज्य की जितना भी शक्तियाँ होती है ये संसद के पास चली जाती है ऑटोमेटिक। और उसके बाद होता है कि राज्य का बजट संसद में जो है प्रस्तुत किया जाता है, राज्य का जितना भी बजट होता है इस संसद में प्रस्तुत किया जाता है यानी वहाँ पर दिया जाता है। नोट में कहा गया है कि राजकीय आपात के दौरान जो है HC यानी हाई कोर्ट में कार्य प्रभावित नहीं होते हैं। इसके बाद जो है अब बताते हैं तीसरा वित्तीय आपातकाल जो 360 अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है वित्तीय आपातकाल। इसके बारे में आप लोगों को बता देते हैं क्या है और क्यों लगाया जाता है। तो वित्तीय आपात जो है ये अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। इसे जो है USA के संविधान से लिया गया है जब देश की वित्तीय स्थिति काफ़ी खराब हो, जब ये यानी कि अनुच्छेद 360 के तहत जो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है ये तभी लगाया जाता है जब देश की वित्तीय स्थिति जो ये काफ़ी खराब होता है, और ये जो है ये USA के संविधान से लिया गया है।
दूसरा है कि इसे मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति लाते हैं, यानी कि ये जो है मंत्रिमंडल की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति इसे लागू करते हैं। और संसद के दोनों सदनों द्वारा जो है ये 60 दिनों के अंदर अनुमोदन करना होता है ये इसको। और यदि राज्यसभा जो है इसे अनुमोदन कर देता है तो लोकसभा भंग है तो नई लोकसभा जो 30 दिनों के भीतर जो है ये अनुमोदित करेगी इसे। और एक बार अनुमोदन मिलने के बाद जो है जब तक संसद नहीं हटाती यह नहीं हटता है यह आपातकाल जो है। इसके बाद आगे देख सकते हैं दिया गया है या यदि अभी तक लागू नहीं है तो क्या होता है, यानी कि यह जो अभी तक लागू नहीं है लेकिन यह आपातकाल नहीं लागू हुआ है और प्रभाव जो इसका है पहला प्रभाव पड़ता है राष्ट्रपति के वेतन को छोड़कर शेष सरकारी कर्मचारी के वेतन जो है इसमें काट लिए जाते हैं अगर ये शासन लगाया जाता है, यानी कि ये आपातकाल लगाया जाता है अनुच्छेद 360 के तहत। तो और सरकारी खर्च में कटौती की जाती है जितना भी खर्च होता है। और इसके बाद जो है संचित विधि से जो है धन निकासी पर रोक लग जाता है और राज्य का बजट जो होता है ये राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाना होता है। और इससे आगे के जो है बताते हैं क्या है, लास्ट तक बने रहे। आगे देख सकते हैं अब दिया गया है कि आपातकाल के बारे में ये तीनों दिया है और संसद का अनुमोदन दिया है और नई लोकसभा दिया गया है। ये जो है ये पहला है राष्ट्रीय आपात जो है ये अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। 30 दिनों के अंदर इसे अनुमोदन करना होता है और ये 30 दिन के लिए होता है। और ये जो है राजकीय आपात जो है ये अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है जो 60 दिन में अनुमोदन करना होता है 30 दिनों के लिए। और ये है वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है जो 60 दिन के लिए भी होता है, 60 दिनों में अनुमोदन करना होता है और 30 दिन तक में जो इसे करना होता है। नेक्स्ट है अब आगे राष्ट्रपति का विवेकाधिकार जो है ये शक्तियाँ क्या है, यानी कि राष्ट्रपति के पास जो है विवेक अधिकार शक्ति क्या है इसी बारे में जान लीजिए। क्योंकि इस शक्ति का प्रयोग जो है राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। इसका प्रयोग लोकसभा के त्रिशंकु होने पर किया जाता है, अर्थात किसी को बहुमत न मिले तो इसका प्रयोग जो है ये राष्ट्रपति करता है। और ये जो है जब लोकसभा में किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति किसी भी दल के नेता को जो है पीएम घोषित कर देते हैं, यानी प्रधानमंत्री घोषित कर देता है और निर्धारित समय के भीतर जो है बहुमत सिद्ध करने को कहते हैं। और यदि उसने बहुमत सिद्ध कर देता है तो उसे जो है प्रधानमंत्री यानी अन्यथा जो है नए व्यक्ति को पीएम बनाया जाएगा, यानी कि तब तक में अगर वो सिद्ध कर देता है तो वो प्रधानमंत्री होता है, नहीं तो उसके बाद जो नए व्यक्ति को पीएम बनाया जाता है यानी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। अन्य विकल्प के अभाव में ये जो है जवाब होगा, यानी कि चुनाव होगा, अगर नहीं होता है तब चुनाव होता है। इसके बाद आगे देख सकते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या है। राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति होता है और ये जो है विधेयक को रोकने की शक्ति को वीटो शक्ति कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति होता है यानी वीटो पावर जिसे कहा जाता है। और ये जो विधेयक को रोकने की ये शक्ति होता है और ये शक्ति जो है 3 प्रकार का होता है। पहला है अत्यंतकारी वीटो, जिसमें कि राष्ट्रपति जब विधेयक को पूरी तरह रद्द कर देते हैं तो उसे अत्यंतकारी वीटो कहते हैं। दूसरा है निलंबकारी वीटो, जिसमें कि राष्ट्रपति जब पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं तब इसको कहते हैं निलंबकारी वीटो। और तीसरा है पॉकेट यानी जेब वीटो, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर न अपना हस्ताक्षर करे न ही उसे पुनर्विचार करने के लिए लौटाए बल्कि उसे अपने ही पास रख ले तो उसे पॉकेट वीटो कहते हैं, यानी कि अपने ही पास रख लेता है तो उसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि डाक संशोधन विधेयक 1986 पर राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह ने जो है ये जेब वीटो का उपयोग किया था, यानी कि इसका प्रयोग किया था वो अपने पास ही रख लिया था। आगे है विशेष अधिकार शक्ति, यानी राष्ट्रपति के पास विशेष अधिकार शक्ति क्या है इसके बारे में जानिए। राष्ट्रपति पर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है किंतु फौजदारी मुकदमा कार्यकाल के समय नहीं चलाया जा सकता। राष्ट्रपति पर जो है दीवानी मुकदमा चलाया जाता है और लेकिन जो है इसके ऊपर जो है फौजदारी मुकदमा कार्यकाल के समय जो है इसे नहीं चलाया जा सकता है इस पर। आगे है कि कार्यकाल यानी कि कार्यकाल समाप्ति के बाद चलाया जाएगा इस पर, लेकिन कार्यकाल के समय नहीं चलाया जाता है। और आगे है राष्ट्रपति किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। और नोट में जो है ये कहा गया है अनुच्छेद 80 के तहत जो है 12 सदस्यों को राज्यसभा में जो है मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति जो है। और आगे कहा गया राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं के प्रमुख होता है। राष्ट्रपति जो होता है ये तीनों सेनाओं के प्रमुख होता है। और दिया गया है नियुक्ति संबंधी अधिकार क्या है। नियुक्ति संबंधी जो अधिकार जो है प्रधानमंत्री, संघ का मंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय का सभी न्यायाधीश इत्यादि को जो है राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ये सबको जितना कभी भी नाम लीजिए इससे जो है राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और विद्यार्थी शक्तियाँ क्या है ये देख लीजिए राष्ट्रपति के पास, यानी अध्यादेश जारी करना। अनुच्छेद 1, 2, 3 जब संसद की यानी कि अनुच्छेद 123 जब संसद की बैठक नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं और जो कि अधिकतम 6 माह या संसद की बैठक प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है ये जो है। और आगे देख सकते हैं दिया गया है इसी के बारे में
यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुच्छेद 385 के तहत जो है आधार पर जो राष्ट्रपति संसद की बैठक को आहूत एवं सत्रावसान करते हैं। दो वीडियो है, इसको याद करने का नियम है। देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर अनुच्छेद 63 से लेकर के 69 तक को याद करने के नियम है कि ओसरा निका चूस, ये जो है नियम है, जिससे कि ओ से दिया गया है उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में, और स से दिया है सभापति अनुच्छेद 64 में, अनुच्छेद 65 में जो है रा से दिया है राष्ट्रपति कार्यवाहक, और नी से दिया है निर्वाचन जो अनुच्छेद 66 में, और का से दिया है कार्यकाल जो अनुच्छेद 67 में, और चू से दिया है चुनाव का समय अनुच्छेद 68 में, और स से दिया है शपथ जो अनुच्छेद 69 में दिया गया है। अब इसके बारे में डिटेल से जानते हैं, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। अनुच्छेद 63 में दिया गया है उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है, और अनुच्छेद 64 में दिया है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है और वह राज्यसभा का जो है सदस्य नहीं होता है, और इसकी अनुपस्थिति में उपसभापति सभापति का कार्य करते हैं। तो अनुच्छेद 63 में जो है ये दिया गया है कि उपराष्ट्रपति का पद जो है ये यूएसए से लिया गया है, और अनुच्छेद 64 में ये कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो है इसका सभापति होता है, यानी कि राष्ट्रपति ये राज्य का सभा यानी कि जो उपराष्ट्रपति ये राज्यसभा का सभापति होता है, और ये राज्यसभा का जो है सदस्य नहीं होता है उपराष्ट्रपति। और इसके अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो उपसभापति के पद पर जो है सभापति का कार्य करते हैं, उपसभापति ही इसके कार्य संभालते हैं। और अनुच्छेद 65 में ये कहा गया है कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है, उपराष्ट्रपति जो है अगर राष्ट्रपति नहीं रहता है तो उसकी जगह पर जो है उपराष्ट्रपति इसका कार्य करते हैं, नहीं संभालते हैं। अनुच्छेद 66 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है संसद यानी कि LS + RS जो है ये इसके सदस्य सभी भाग लेते हैं, जिसमें कि विधानमंडल भाग नहीं लेता है। उपराष्ट्रपति की योग्यता के बारे में जान लेते हैं, क्या है इसकी योग्यता उपराष्ट्रपति पद पे जाने के लिए। पहला योग्यता है इसका उपराष्ट्रपति पद पे आने के लिए कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है कि उसका उम्र जो है एज जो है ये 35 वर्ष हुआ होना चाहिए, यानी कि 35 साल का वो हो गया होना चाहिए, और वो जो है पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, यानी पागल नहीं होना चाहिए वो। तीसरा है लाभ के पद पर न हो, यानी कि कोई सरकारी काम नौकरी पे वो नहीं होना चाहिए। और ये कहा गया है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो है योग्यता रखना चाहिए, उसको योग्यता होना चाहिए उसके पास कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो है। और उसके बाद जो है वो दोषी अपराधी ना हो, यानी कि कोई ऐसा दोष ना क्या हो जिससे कि वो राष्ट्रपति पद पर न जा पाए, वो दोषपूर्ण अपराधी नहीं होना चाहिए। और ये कहा गया है कि 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक से 15,000 रुपया जमानत राशि भी होना चाहिए। और इसके बाद जो है अनुच्छेद 67 में क्या कहा गया है ये देख सकते हैं। अनुच्छेद 67 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो ये 5 वर्ष का होता है, और यदि इससे पहले पद खाली होता है तो नया उपराष्ट्रपति पूरे 5 वर्ष के लिए आता है। तो कहा गया कि उपराष्ट्रपति पद पर जो है वो 5 साल के लिए होता है, और अगर उस बीच में उसका मृत्यु या कुछ हो जाता है तो उसके पद पर जो है यानी कि दूसरा राष्ट्रपति को दिया जाता है, जो कि उसका भी कार्यकाल तभी से लेकर के 5 वर्ष आगे तक का होता है। नेक्स्ट दिया गया है कि पद से हटाना, यानी कि उपराष्ट्रपति को पद से मुक्त करने के लिए जो है 14 दिन की पूर्व सूचना पर राज्यसभा के द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित संकल्पना प्रस्ताव जिसे लोकसभा के पूर्ण बहुमत से पास करे तब उन्हें पद से हटाया, यानी राष्ट्रपति पद को हटाने के लिए ये इसका नियम है। और अनुच्छेद 68 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के खाली पद के लिए जो है चुनाव शीघ्र करना होता है, इसके लिए निश्चित समय नहीं होता है। तो ये कहा गया कि अगर उपराष्ट्रपति का कोई उपराष्ट्रपति पद पर रहता है, उसका अगर कुछ हो जाता है या मृत्यु हो जाता है तो उसके पद पर जो है तुरंत ही चुनाव करके जो है उपराष्ट्रपति को उस पद पर बिठाया जाता है। और आगे देख सकते हैं दिया गया है कि अनुच्छेद 69 में जो ये दिया गया है कि उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, उपराष्ट्रपति को जो है शपथ जो दिलाता है ये राष्ट्रपति ही दिलाता है। और अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ये विवाद जो है ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है, कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में कोई निर्वाचन कब पर जो विवाद होता है तो इसका केस जो है यानी कि जो है ये सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट इस पर जो है सुनवाई करता है। ये अनुच्छेद 71 में बताया गया है। दिया गया अन्य मंत्री पद जो PM जो होता है प्राइम मिनिस्टर, और ये अनुच्छेद 74 से दिया गया है। इस आगे के क्वेश्चन को कवर करते हैं दोस्तों, ये आंसर के PDF का नोट्स है, तो लास्ट तक जरूर बने रहिए।
आगे का क्वेश्चन देख सकते हैं, अनुच्छेद 74 में कहा गया है मंत्रिपरिषद के बारे में, राष्ट्रपति अपनी सलाह के लिए जो है मंत्रिपरिषद का गठन करता है। ये अपनी सलाह के लिए जो है राष्ट्रपति। आगे आप लोगों को फिर बताते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। आगे क्या बताया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति है। जो 75 में दिया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में जो है दिया गया है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद ये पीएम जो होता है यहाँ पर दिया गया है, इसको किस तरह से बांटा गया है इसको देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है डिटेल से था, देख सकते हैं। इसमें जैसे कैबिनेट मंत्री होता है और ये जो है राज्य मंत्री होता है, ये जो है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का होता है और ये जो है उप प्रधान यानी कि उप मंत्री जो है ये होता है। इस तरह से इसको बांटा गया है क्षेत्र में। और आगे आप लोगों को बता देते हैं कैबिनेट मंत्री के बारे में। कैबिनेट मंत्री क्या होता है ये जानिए, यानी कि कैबिनेट मंत्री जो है ये अपने विभाग का प्रधान होता है और सभी निर्णय लेता है कैबिनेट मंत्री ही, ये अपने विभाग में जो है। दूसरा है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री के बारे में जानिए, प्रत्येक विभाग का एक या एक से अधिक राज्य मंत्री हो सकता है जो कि कैबिनेट मंत्री की सहायता करता है। राज्य मंत्री का यही काम होता है कि वो अपने कैबिनेट मंत्री का जो है सहायता करता है और एक यानी कि एक विभाग में जो है ये एक या एक से अधिक राज्य मंत्री होता है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि राज्य मंत्री जो स्वतंत्रता प्रभार जो होता है ये क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। राज्य मंत्री जो स्वतंत्रता प्रभार, जब कैबिनेट मंत्री का पद जो है रिक्त होता है तो शपथ मंत्री को ही स्वतंत्र प्रभार सौंपा जाता है जो कि सभी निर्णय लेता है और उसे ही जो है स्वतंत्र प्रभार कहते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं उपमंत्री। उपमंत्री क्या होता है, यह राज्य मंत्री की ही सहायता करता है उपमंत्री जो है। और मंत्री में जो है इसमें मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या जो है ये 91वां संशोधन के द्वारा जो है निम्न सदन का अधिकतम 15% निर्धारित किया गया है। और मंत्रिपरिषद अपना कार्य जो है ये निर्णय के लिए जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है और यह प्रक्रिया इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। रिमार्क में दिया गया है कि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और उसकी मृत्यु का या त्याग पत्र के बाद जो है मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है और नया पीएम जो है अपने अनुसार पुनः मंत्रिपरिषद बनाता है। मंत्री जो होता है, मंत्री क्या होता है, तो मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है जबकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे है ये राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर रहता है। मंत्री जो होता है ये राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत होता है और बिना संसद सदस्य हुए 6 महीने तक मंत्री बनाया जा सकता है और बहुमत गठबंधन द्वारा भी होता है। और मंत्रिपरिषद अपना सभी निर्णय के लिए जो ये सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, जिस कारण एक मंत्री के विरुद्ध यदि अविश्वास प्रस्ताव या विधान सभा में पास होता है तो उसे संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होता है। और अनुच्छेद 78 के आधार पर जो है पीएम का कर्तव्य होता है कि मंत्रिपरिषद का लिया गया निर्णय की सूचना जो है राष्ट्रपति को देना। और आई में दिया गया है यूपीए, जिसे यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियन कहा जाता है, ये कांग्रेस के नेतृत्व में आता है। और इसके बाद बताया गया है कि एनडीए, दूसरा दिया गया है एनडीए। और एनडीए में जो है जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक एलियन और ये बीजेपी के नेतृत्व में ये होता है। रिमार्क में दिया गया संविधान में उप प्रधानमंत्री की चर्चा नहीं है, यह एक राजनीतिक पद है। अब तक 7 उप प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन कवर किए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।